पढ़ जाते हैं तो उतना ही अपने लिए बेनिफिट रहेगा याद करने के पर्पज़ से, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, वारंट जारी करने की शक्ति 41 से 68 तक की है। किसे प्राप्त है वारंट जारी करने की शक्ति? तो यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए, महानगर मजिस्ट्रेट नंबर 1 डालिए, या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट नंबर 2 डालिए, या नंबर 3 डालिए, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। 3 लोगों को यहाँ पे वारंट जारी करने की शक्ति है। कौन सा वारंट जारी करेंगे? ये तलाशी के लिए वारंट जारी करेंगे, सर्च वारंट जारी करेंगे। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए सबसे लास्ट वाली लाइन और रख कर लीजिए, दिन में या रात में तलाशी के लिए वारंट जारी करेंगे। अंदर नहीं पढ़ रहे अपन क्या है इसमें। तो वारंट जारी करने की शक्ति 3 प्राधिकारियों को है, एमएम को है, जेएमएफसी को है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सशक्त सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी यहाँ पे पावर दिया गया है। कौन सा? तलाशी वारंट जारी, दिन में या रात में किसी भी समय ये तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं। सब क्लॉज 2 देखिए, सब क्लॉज 2 में पहला है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, स्वापक, सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना विभागों या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का जिसके अंतर्गत परासैन्य बल या सशस्त्र बल भी है, राजपत्रित पंक्ति का ऐसा कोई अधिकारी, गोला कीजिए, राजपत्रित पंक्ति का ऐसा कोई अधिकारी जिसे केंद्र सरकार द्वारा साधारण विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाता है। अब देखिए, केंद्र सरकार का राजपत्रित अधिकारी की बात अपन कर रहे हैं यहाँ पे, केंद्र सरकार का किसी विभाग का राजपत्रित अधिकारी, पहला पॉइंट। अथवा दूसरा पॉइंट, राज्य सरकार के राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस, किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार साधारण विशेष आदेश इस निमित्त सशक्त किया। यहाँ भी अंडरलाइन कीजिए, राज्य सरकार का इस निमित्त सशक्त किया गया कोई अन्य अधिकारी। तो देखो, केंद्र सरकार का राजपत्रित अधिकारी, राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी किसी डिपार्टमेंट का, यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा की गई या लिखी गई इत्तला से विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, अथवा कोई ऐसा स्वापक औषधि मनापी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है, या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है, या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति या कोई दस्तावेज अन्य वस्तु जो अवैध रूप से अर्जित ऐसी कोई संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है, जो इस अधिनियम के अध्याय 5 का के अधीन अभिग्रहण या स्त्रीकरण या संप्रहरण के लिए दायी है, किसी भवन, प्रबंधन या स्थान में रखी या छिपाई गई या अपने अधीनस्थ किंतु किसी चपरासी, सिपाही, कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ किसी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी भवन, प्रबंधन स्थान की दिन में या रात में तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, अथवा स्वयं ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा, ऐसे भवन या प्रबंधन की तलाशी ले सकेगा। राजपत्रित अधिकारी या अन्य अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट का, कांस्टेबल से ऊपर का कोई अधिकारी, मतलब हेड कांस्टेबल का, ऐसे अधिकारियों को यहाँ पावर दिया गया है कि वो गिरफ्तार कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं। जो जेएम देगा, एमएम देगा, जेएमएफसी देगा, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट देगा तलाशी वारंट। उसमें तलाशी करने का पावर केंद्र सरकार के राजपत्रित अधिकारी और स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी अधिकारी को है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो तो कांस्टेबल से ऊपर का, मतलब हेड कांस्टेबल होना चाहिए कम से कम पद में, इससे नीचे का व्यक्ति नहीं करेगा तलाशी। इंचार्ज तो वही रहेंगे, फिर साथ में तो कोई भी चले जाओ ऐसा रहता है, आपको बताएं। ऐसे अधिकारी को जिसको उपधारा 1 के दिन कोई वारंट संबोधित किया जाता है, और ऐसे अधिकारी को जो गिरफ्तारी या तलाशी को प्राधिकृत करता है, ऐसे अधिकारी को जिसे उपधारा 2 के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत किया जाता है, धारा 42 के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी की सभी शक्तियाँ होंगी। तो ये ध्यान दीजिए, धारा 42 के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी की शक्तियाँ, अगली धारा 42 है। वारंट या प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति। अब देखिए, यहाँ पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। 2 प्रकार के अधिकारियों की यहाँ पे बात की जा रही है। ये तलाशी ले सकते हैं, बिना वारंट के प्रवेश कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं। इनके बारे में सुनिए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पहला पॉइंट डालिए यहाँ पे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, स्वापक, सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना विभागों या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का जिसके अंतर्गत परासैन्य बल या सशस्त्र बल भी कोई ऐसा अधिकारी जो किसी चपरासी, सिपाही, कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा साधारण विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया, या कोई भी अधिकारी होएगा, मतलब हेड कांस्टेबल से ऊपर की पंक्ति का कोई भी अधिकारी
किसी भी डिपार्टमेंट का। अथवा दूसरा, किसी राज्य सरकार के राजस्व औषधि नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी जो चपरासी, सिपाही, कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ पंक्ति का है, जिसे राज्य सरकार साधारण विशेष आदेश द्वारा इसमें सशक्त करे। तो यहाँ भी हेड कांस्टेबल से ऊपर का पदाधिकारी यहाँ भी आएगा। यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखी गई इत्तला से यह विश्वास करने का कारण है कि कोई स्वापक औषधि, मनापावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया, कोई ऐसा दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है, अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति या कोई ऐसी वस्तु या अन्य वस्तु जो अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5 का के अधीन अभिग्रहण या स्त्रीकरण या संप्रहरण के लिए दायी है, किसी भवन, प्रबहन, परिवेष्टित स्थान में रखी या छिपाई गई है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच। क्या करे? प्रवेश कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा, अंडरलाइन कर लेना। किसी द्वार को तोड़ सकेगा, किसी अन्य बाधा को हटा सकेगा, बी में। तीसरा, अधिहरणीय है तो क्या करेगा? जब्त कर सकेगा, अभिगृहीत कर सकेगा। सबसे लास्ट की लाइन में लिखा है अभी अधिहरणीय है, तीसरी लाइन में लिखा है तो अभिगृहीत कर सकेगा। जब्ती योग्य है, जब्त कर लेगा। चौथा, निरुद्ध कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा और गिरफ्तार कर सकेगा। तो ये सारे पावर कांस्टेबल से ऊपर के पदाधिकारियों को है। परंतु इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन विनिर्दिष्ट औषधियों या मना प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों के विनिर्माण के लिए दी गई अनुज्ञप्ति के धारक के संबंध में ऐसी शक्ति का प्रयोग ऐसे किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना, मतलब सब इंस्पेक्टर 2 स्टार वाला होना चाहिए। 2 स्टार वाला होना चाहिए तो यहाँ पे विनिर्मित औषधि और मना प्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थों के विनिर्माण के लिए दी गई अनुज्ञप्ति के धारक के संबंध में शक्ति का प्रयोग करेगा। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसके पास लाइसेंस हो, ऐसे व्यक्ति के सामान को जब्त करना है जिसके पास लाइसेंस हो इन सब चीज़ों के लिए, तो यहाँ पे कम से कम सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, तभी कार्रवाई करेगा। इससे नीचे का अधिकारी कार्रवाई नहीं करेगा। परंतु यह और कि यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारंट प्राधिकार साक्ष्य पाने के लिए अवसर दिए बिना या किसी अपराधी को निकल भागने के लिए सुविधा दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो वह सूर्योदय सूर्यास्त के बीच किसी भी समय से भवन, प्रबहन, प्रविष्ट स्थान में प्रवेश कर सके, तलाशी ले सके। अब ऐसा है कि भाग जाएगा, अभी छापा मारना पड़ेगा, तो तभी छापा मार, दिन हो या रात, अरेस्ट कर लो, ये पावर है। दूसरा, जहाँ कोई अधिकारी किसी इत्तला को उपधारा 1 के अधीन लिखता है और अपने विश्वास के आधारों को उसके प्रणतों के अधीन लेखबद्ध करता है, वहाँ वह उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ को 72 घंटे के भीतर भेजेगा। ये आप यहाँ पे 72 घंटे यहाँ पे कोड कर लीजिए, गोला कर दीजिए कि जो भी सूचित किया जाएगा वो 72 आवर के अंतर्गत सूचित किया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए वरिष्ठ अधिकारी को। 43, लोक स्थान में अभिग्रहण और गिरफ्तारी की शक्ति। यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए, धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग का कोई अधिकारी, इतना गोला कर दीजिए, धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग का कोई अधिकारी, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे लास्ट में लिखा है ये में अभिगृहीत कर सकेगा, ये जब्त करने का पावर रखेंगे कोई भी अधिकारी होगा। बी में लिखा है गिरफ्तार कर सकेगा, तो यहाँ पे गिरफ्तार कर सकेगा को भी गोला कर दीजिए, कोई भी अधिकारी गिरफ्तार करने का पावर भी रखेगा। इंपॉर्टेंट धारा नहीं है, छोड़िए इसको, आप थोड़ा देख लीजिएगा, बस गिरफ्तार और जब्त करने का पावर है किसी भी अधिकारी को। 44, कोका के पौधे को अफीम पोस्ट और कैनबिस के पौधे से संबंधित अपराधों में प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति। अब 41, 42, 43 के उपबंध अध्याय 4 के अधीन दंडनीय कोका के पौधे, अफीम पोस्ट, कैनबिस पौधे संबंधित अपराधों के संबंध में लागू होंगे। प्रयोजन के लिए स्वापक औषधि, मनापावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों के प्रति निर्देशों का अर्थ लगाया जाएगा, जिनके अंतर्गत कोका के पौधे, अफीम पोस्ट और कैनबिस के पौधे के प्रति निर्देश। तो 41, 42, 43 में जब्ती और गिरफ्तार करने का पावर कोका, अफीम के पौधों के संबंध में भी किया जाएगा। 45, जहाँ अधिहरण के लिए दायी माल का अभिग्रहण साध्य नहीं है, वहाँ प्रक्रिया, जहाँ अभिग्रहण नहीं किया जा सके वहाँ क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में धारा 45 बताती है। इसको अपन को नहीं पढ़ना है, जैसे आप एक बार देख लेंगे, पढ़ लेते हैं थोड़ा।
जहाँ किसी ऐसे माल का जिसके अंतर्गत खड़ी फसल है, अफीम की फसल लगी हुई है, गांजे की फसल लगी हुई है मान लीजिए, जो इस अधिनियम के अधीन अधिग्रहण के लिए दायी है, अभिग्रहण साध्य नहीं है, वहाँ धारा 42 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी माल के स्वामी पर, उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति पर आदेश की तामील कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से ही माल को हटाएगा, विलग करेगा, कार्रवाई करेगा। सील कर देंगे अपन उस खेत को और उससे बोल देंगे आपकी फसल लगी है, लगी रहने दो, लेकिन जब हम आदेश करें तभी इसको हटाना है, तब तक नहीं हटाना है आपको, ट्रायल के दौरान है मामला। तो ये पावर है यहाँ पर। 46 अवैध खेती की इत्तला देने का भूधारक का कर्तव्य। तो प्रत्येक भूधारक मतलब भूमि का स्वामी किसी ऐसे अफीम, पोस्ट, कैनबिस के पौधे, कोका के पौधे के बारे में जिसकी खेती उसकी भूमि पर अवैध रूप से की जाती है, इत्तला तुरंत किसी पुलिस अधिकारी धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के अधिकारी को देगा। अंडरलाइन कर लीजिए, किसी पुलिस अधिकारी नंबर 1 डालिए, धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के अधिकारी को नंबर 2 डालिए। इन दो में से किसी को इत्तला देगा। और ऐसे प्रत्येक ऐसा भूधारक है जानते हुए इत्तला देने की अपेक्षा करेगा, दंड का भागी। अगर नहीं देगा इत्तला तो दंडित किया जाएगा वो। 47 अवैध खेती की इत्तला देने का कुछ अधिकारियों का कर्तव्य। अब देखिए गांव के अधिकारी होते हैं, गांव में कोई वो होती है जैसे LRC में पढ़े हम लोग, वैसे ही बात यहाँ कही गई है कि सरकार का प्रत्येक अधिकारी, नंबर 1 डालिए, नंबर 2 डालिए पंच, प्रत्येक पंच, नंबर 3 डालिए सरपंच, किसी भी प्रकार का अन्य ग्राम अधिकारी, ग्राम सेवक वगैरह या कुछ अन्य 4 पदाधिकारियों की बात हो रही। जैसी जानकारी में आए किसी भूमि पर अफीम, पोस्ट, कैनबिस के पौधे, कोका के पौधे की अवैध खेती की गई है, इसकी इत्तला तुरंत किसी पुलिस अधिकारी को या धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के किसी ऐसे अधिकारी को देगा। और सरकार का प्रत्येक अधिकारी, पंच, सरपंच या अन्य अधिकारी जो ऐसी इत्तला देने की अपेक्षा करेगा, दंड का भागी होगा। अगर इत्तला नहीं देते, आपको जानकारी चल गई है तो आपको दंडित किया जाएगा। 44 अवैध रूप से की गई खेती की फसल को कुर्क करने की शक्ति। देखिए यहाँ पे कुर्क करने का पावर, कुर्की का आदेश हमेशा न्यायालय देता है, मैं आपको बता दूं, अधिकारियों को पावर नहीं होता है। कोई महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ऐसा कोई मजिस्ट्रेट राज्य सरकार द्वारा धारा 42 के अधीन सशक्त राजपत्र पंक्ति से किसी अधिकारी इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया जाए, किसी ऐसी अफीम, मतलब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की बात हो रही, JM, MM और JMFC सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, पोस्ट ऋण, अफीम, पोस्ट, कैनबिस पौधे, कोका के पौधे को जिसके बारे में विश्वास कारण है कि अवैध रूप से खेती की गई, कुर्क करने का आदेश दे सकेगा। ऐसा आदेश फसल को नष्ट करने का आदेश है तो ठीक समझे पारित कर सके, नष्ट भी करा सकता है, कुर्क भी करवा सकता है। 49 प्रभरण को रोकने, उसकी तलाशी लेने की शक्ति। अब प्रभरण को रोकने, तलाशी लेने की शक्ति किसनी है? धारा 42 में प्राधिकृत अधिकारी को। यहाँ पे गोला कर दीजिए, धारा 42 में प्राधिकृत अधिकारी, बस इसी को गोला कर दीजिए, अंडरलाइन। किसी भी वाहन को रोक सकेगा, भूमि पर उतरने के लिए वायुयान की दशा में भूमि पर उतरने के लिए व्यवस्था कर सकेगा, छानबीन कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा, परीक्षा कर सकेगा। ये सारे पावर इसको 49 के अंतर्गत दिए जाते हैं, सारे पावर दिए जाते हैं। 50 में आ जाते हैं बेशर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी। अब देखिए व्यक्तियों की तलाशी ले जाने उनके लिए क्या शर्तें हैं, यहाँ पे थोड़ा अपन को ये ध्यान देना है। ऐसे अफीम आजकल मैंने कहा ना, ये गोलियां बनाते हैं, गोली बना के निगल जाते हैं और बाद में एनीमा के द्वारा गोलियां निकाल लेते हैं सारी, फिर उनको सप्लाई कर देते हैं। अफीम बहुत महंगी चीज़ आती है, तो बड़े गलत तरीके से शरीर के अंदर सिल के ले जाते हैं, बहुत गलत तरीके से ये लोग ले जाते हैं ऐसे माल को। तो इनको कैसे अपन निकलवाएं माल को, इसके लिए है बेशर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी। देखिए जब धारा 42 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी 41, 42, 43 के उपबंधों के अनुसार किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है, तब वह ऐसे व्यक्ति को, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे तो बिना अनावश्यक विलंब के धारा 42 के में उल्लिखित किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। ठीक है, यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तब तक निरुद्ध रखेगा जब तक वह उसे उपधारा 1 में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जा सकता। तीसरा, यदि ऐसा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति लाया जाता है तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं पाता है तो वह ऐसे व्यक्ति को तत्काल उन्मोचित कर देगा, किंतु अन्यथा यह निर्देश देगा कि तलाशी ली जाए। चौथा, किसी स्त्री की तलाशी स्त्री से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाएगी। ये तो शिष्टता है, यहाँ तो सब जगह मैंडेटरी कर दिया है। 5, धारा 42 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति को जिसकी तलाशी ली जानी है कब्जे में की
किसी स्वापक औषधि या मना प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ या वस्तु दस्तावेज को उस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है अलग किए बिना। निकटतम राजपत्र अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना संभव नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्र अधिकारी मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बजाय उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा जैसा धारा 100 में उपबंधित है। अब यहाँ पे ये तलाशी ऐसी है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पेट के अंदर छुपा के ले जा रहा है कुछ मटेरियल, अफीम, चरस, गांजा, कुछ ऐसी चीज़ें ले जा रहा है जो ज़्यादा कीमती हैं, कोकेन वगैरह, तो जब तक वो पृथक नहीं कर ली जाती, जब तक मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाएंगे, ये बताया गया है यहाँ पर। 6 उपधारा 5 के अधीन तलाशी लिए जाने के पश्चात उक्त अधिकारी ऐसे विश्वास के कारणों से लेखबद्ध करेगा बजाय तलाशी की आवश्यकता पड़ी है और उसकी एक प्रति अपने वरिष्ठ अधिकारी को 72 घंटे भेजेगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, जो भी ये कार्रवाई करेंगे इन्वेस्टिगेशन टीम 72 घंटे के अंतर्गत उसकी रिपोर्ट अपने सीनियर ऑफिसर को भेजेंगे। 50A नियंत्रित परिधान जिम्मे लेने की शक्ति। अब देखिए यहाँ एनसीबी का नाम पहली बार ही आता है। धारा 4 की उपधारा 3 के अधीन गठित स्वापक नियंत्रक ब्यूरो, एनसीबी बोलते हैं इसको, जो आप देख रहे हैं आरएन के मामले में, का महानिर्देशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी भारत में किसी गंतव्य के लिए विदेश के सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से जिसको ऐसा पारेषण भेजा जाना है, ऐसी रीति से जो बहद की जाए, किसी पारेषण के नियंत्रित परिधान को जिम्मे ले सकेगा। ठीक है, अपने जिम्मे ले सकेगा। 51 दंड विधि संहिता 1973 के उपबंधों का वारंट, गिरफ्तारी, तलाशी, अभिग्रहण को लागू होना, पढ़ने की जरूरत नहीं है ये। 52 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और अभिगत वस्तुओं का निपटारा। अब देखिए जैसे ही निपटारा कैसे होगा, यहाँ तो पहली बात गिरफ्तार करेंगे तो उनको आधार बताए जाएंगे, किस आधार पे गिरफ्तार किया गया है, नंबर 1 में। अनावश्यक विलंब के बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, नंबर 2 में। ये आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा, इंपॉर्टेंट धारा नहीं है। 52 अभिगृहित स्वापक औषधियों मनाप्रवाही पदार्थों का बैन। अब यहाँ पे देखिएगा जो मामला चल रहा है उसमें कोई चीज़ें जब्त की जाती हैं, पदार्थ वगैरह, तो उनको डिस्पोजल करने की बात केंद्र सरकार को पावर दिया गया, डिस्पोजल करा सकता है। इससे ज़्यादा अपन को इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, ये अपन छोड़ेंगे पूरी धारा। ऐसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना ही नहीं है यहाँ पे प्री लायक। 53 पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियाँ कुछ अधिकारियों को अधिरोपित कुछ विभागों के अधिकारियों में विनिहित करने की शक्ति। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को क्लॉज 1 में और स्टेट गवर्नमेंट को क्लॉज 2 में अन्य अधिकारियों को ऐसे अधिकारियों की शक्तियां प्रदान करने का पावर दिया गया। यहाँ देखिए वो लिस्टेड की गई है कौन कौन से अधिकारी हैं। देखिए पहला पॉइंट, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वेषण के लिए पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्ति केंद्रीय उत्पाद शुल्क, स्वापक, सीमा शुल्क, राजस्व, आसूचना या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग के किसी जिसके अंतर्गत पर सैन्य बल या सशस्त्र बल भी है कि किसी अधिकारी या ऐसे वर्ग के अधिकारियों में विनिहित कर सकेगी। मतलब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारियों की शक्ति है, अन्य विभाग के अधिकारियों को दे सकती है, वो कोई भी डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट है। इसी तरह राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपराधों के अन्वेषण के लिए पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियाँ, देखो यहाँ भी वही चीज़ लिखी है, औषधि नियंत्रण, राजस्व, उत्पाद शुल्क विभाग किसी अन्य विभाग के अधिकारी में विनिहित कर सकेगी। तो थाना प्रभारी की शक्तियाँ अन्य अधिकारियों को देगी, मतलब इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, अरेस्ट कर पाएंगे, जब्त कर पाएंगे, ये सब पावर दे देगी अन्य अधिकारी। 53 कतिपय परिस्थितियों में कथनों की सुसंगति। यहाँ पे एविडेंस 33 की बात यहाँ पे थोड़ा की गई है, जब व्यक्ति मिल नहीं सकते हो गए हैं, इस तरह की बात होगी तो उनके द्वारा किए गए कथन क्या सुसंगत होंगे, ये बात यहाँ पे स्पष्ट कर दी गई है इसके अंदर। इसको अपन को नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ना है अपन को। 53 ये आप चाहें तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 54 अवैध वस्तुओं के कब्जे से अवधारणा। देखिए यहाँ पर क्लॉज 1 ही अपनी पर्याप्त है, ये कहती है इस अधिनियम के अधीन विचारणों में जब तक तथ्य बिल्कुल साबित नहीं कर दिया जाता, ये अवधारणा की जा सके कि अपराधी ने क्या किया है, किसी ऐसी स्वापक औषधि या मुनाफाई पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ का क्या किया कि बाबत जिसके कब्जे के बारे में वह समाधान पर हिसाब देने में असफल रहा है, इस अधिनियम के दिन कोई अपराध किया है। तो जो भी उसके पास वस्तुएं जब्त पाई जाएंगी तो हम उसी का अपराधी उसको मान के चलेंगे। यहाँ पे ये प्रजम्पशन की जाएगी, यही चीज़ें आगे दी गई, इसको भी अपन को नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान दीजिए। 55 अभिगृहित और परिदत्त वस्तुओं का पुलिस द्वारा अपने भार साधन में लेना।
अब जितने भी अभिगृहित की गई वस्तुएं तो पुलिस अपने कस्टडी में लेगी। ये भी अपन को बस मार्जिनल नोट ही पढ़ना है, इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना है। मैं छोड़ इसलिए रहा हूँ कैसे यहाँ से ओटी बनना ही नहीं है, आप कितना भी लगा लीजिए, रट डालिए, कोई मतलब ही नहीं निकलना है। डेफिनेशन क्लॉज से एक ओटी बनेगा या दो ओटी बनेंगे, एक या दो ओटी दंड से बनेंगे और एक मिसलेनियस ओटी बनेगा। 4 या 5 से ज़्यादा ओटी नहीं आना है इस एक्ट से, मैं आपको बताऊँ। तो ये आप देखिएगा, थोड़ा आपको सिर्फ मार्जिनल नोट ही याद करना है, इन धाराओं की अंदर कुछ नहीं पढ़ना है। 56 एक दूसरे की सहायता करने की अधिकारियों की बाध्यता, ठीक है, मिलजुल के कार्य करेंगे, बस हो गया बात, ये भी पढ़ने लायक नहीं है। गिरफ्तारी और अभिग्रहण की रिपोर्ट, अब ये कर रहा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर ऐसी गिरफ्तारी अभिग्रहण की विशिष्टियों की पूरी रिपोर्ट अपने अव्यवहित वरिष्ठ अधिकारी को करेंगे। तो यहाँ देखिए 72 घंटे नहीं, 48 घंटे अंडरलाइन कर लीजिए, वरिष्ठ अधिकारी अंडरलाइन कर लीजिए। एक केस लिख लीजिए इसके ऊपर, 57 के ऊपर, साजन अब्राहिम वर्सेस केरला, साजन अब्राहिम वर्सेस केरला, 57 के ऊपर केस है। इसमें ये कहा गया था धारा 57 के प्रोविजन मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है आप 48 घंटे में करें, 4 दिन में करो रिपोर्ट चलेगा। मामले ही ऐसे हैं, गंभीर होते हैं, इनमें जरूर नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। धारा 57 ये कहा गया था साजन इब्राहिम केरला, ये आप यहाँ पे लिख लीजिए। 57A अधिसूचित अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की संपत्ति के अभिग्रहण की रिपोर्ट। तो जिस अधिकारी को अधिसूचित किया जाता है वो जब्त करता है संपत्ति, तो 90 दिन के भीतर ये क्या करता है, एक रिपोर्ट देता है, सक्षम प्राधिकारी को भेजता है। कितने दिन में? 90 दिन के भीतर। बस इतना आपको यहाँ पे गोला कर लेना है, 90 दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट देगा। इतना आपको ध्यान देना। 58 तंग करने वाले प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण या गिरफ्तारी के लिए दंड। तो यहाँ पर देखिए कोई बेवजह परेशान किया जाता है लोगों को, तो ऐसी स्थिति में क्या दंड होगा, ये धारा 58 बताती है। कैसे? देखिए धारा 42-43 ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगा दीजिए, इस पर दंड पूछा जा सकता है। 2 दंड बताए गए हैं, इसमें दोनों याद रखना है, पढ़ना जरूरी है धारा को। देखिए धारा 42, 43, 44 के अधीन सशक्त कोई व्यक्ति जो संदेह के किसी युक्त आधार के बिना किसी भवन, प्रभृण या स्थान में प्रवेश करेगा, उसकी तलाशी लेगा, उसमें प्रवेश करवाएगा, उसकी तलाशी करवाएगा। इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहण के लिए दायी किसी स्वापक वस्तु, मना प्रभावी पदार्थ या अन्य वस्तु को अभिगृहित करने या उसकी तलाशी लेने, अथवा धारा 42, 43 या 44 के अधीन अभिग्रहणीय किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को अभिगृहित करने के बहाने किसी व्यक्ति की संपत्ति को तंग करने की दृष्टि से और अनावश्यक रूप से अभिगृहित करेगा। मतलब बेवजह तलाशी लगवा रहे, प्रवेश कर रहे बिना वजह किसी के घर में, और संपत्ति जब्त कर रहे बेवजह, परेशान करने के उद्देश्य से। किसी व्यक्ति को तंग करने की दृष्टि से अनावश्यक रूप से निरुद्ध करेगा, तलाशी लेगा, गिरफ्तारी करवाएगा। तलाशी लेंगे, कस्टडी में रखेंगे, गिरफ्तार करेंगे तंग करने के लिए। वह कारावास से 6 मास तक, जुर्माने से 1000 तक, दोनों से दंडित किया जाएगा। तो देखिए अधिकारी कोई गलत कार्रवाई करते आप कार्रवाई कर सकते हैं, उनके ऊपर परिवाद कीजिए। यहाँ पे 58 है, परिवाद या पुलिस रिपोर्ट करनी पड़ेगी, 2 आधार पर ही मामले सुने जाते हैं। कोई व्यक्ति सब क्लॉज 2 बोलती है जो इस अधिनियम के अधीन जानबूझकर और दुर्भाव से मिथ्या इत्तला देगा, जिसके अधीन कोई गिरफ्तारी तलाशी करवाएगा, कारावास से 2 वर्ष तक या जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। मिथ्या रिपोर्ट करेगा, मिथ्या इत्तला देगा, झूठी इत्तला दे दी जाती है कि साहब इनके यहाँ अफीम रखी हुई है, अफीम का सेलिंग कर रहे हैं, इस तरह की बात की जाती है, तो यहाँ पे आप देखिएगा 2 वर्ष जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। ये 2 दंड याद रखिए। मिसलेनियस यहाँ पे तंग करने पर 6 माह, 1000 या दोनों, झूठी जानकारी देने पर 2 वर्ष जुर्माना है दोनों। कौन सी धारा? 58 तंग करने के वाले प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण, गिरफ्तारी के लिए दंड। इसका मार्जिनल नोट भी पूछा जा सकता है। 59 अधिकारी की कर्तव्य में असफलता या इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन में उसकी मौनानुकूलता। देखिए एक अधिकारी अपने कर्तव्य को नहीं कर रहा है या मौनानुकूलता है, जानते हुए उसे पता है फिर भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ 1 वर्ष तक का कारावास है, जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। कितना कारावास है? 1 वर्ष तक का कारावास है, जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। ये आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ सब क्लॉज 2 है, जो सब क्लॉज 2 थोड़ी अलग बात कहती है। देखिए कोई अधिकारी जिस पर इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है, या कोई व्यक्ति जिसे किसी अन्य व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए आरोपित किया गया है,
की अभिरक्षा सौंपी गई है और जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन में जानबूझकर सहायता करेगा, मौनानुकूल रहेगा, मतलब आपको रोकने के लिए बात की गई हो, आप सहायता कर रहे हैं, शांत हैं, तो आप कठोर कारावास से 10 वर्ष से 20 वर्ष तक और 1 लाख से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाए। तो ये कौन है? शासकीय सेवक को दंडित करने की बात यहाँ पे की जाए। सब क्लॉज 3 कहती है कोई न्यायालय उपधारा 1 या 2 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान यथाशीघ्र केंद्र सरकार राज्य सरकार की मंजूरी से किए गए लिखित परिवाद पर ही करेगी, अन्यथा नहीं। तो ये ध्यान दीजिएगा, लोक सेवक पर कार्रवाई जब होती है तो लिखित मंजूरी लगती है राज्य सरकार या केंद्र सरकार की, तो वो यहाँ भी है, कोई नई बात नहीं है। 60 अवैध औषधियों, पदार्थों, पौधों, वस्तुओं, प्रवरणों का अधिग्रहण किए जाने का दायी होना। बस इसमें आप देख लीजिएगा, एक ट्रक में अफीम पाई गई, एक बाइक की डिग्गी में अफीम पाई गई, तो वो वाहन भी जब्त होंगे और अफीम भी जब्त होगी। बस ये यहाँ 60 में बताया गया अधिग्रहण के लिए वस्तु, पदार्थ, प्रवरण जो भी है अधिग्रहण के दायी हो। इसको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 61 अवैध औषधियों या पदार्थों को छिपाने के लिए उपयोग में लाए गए माल का अधिग्रहण। अब देखिए, अवैध औषधि या पदार्थ को छिपा कर ले जा रहे हैं किसी वस्तुओं में, तो वो भी यहाँ पे जब्ती के योग होंगे। जैसे कोई ले जाते कंटेनर में, किसी माल के अंदर ले जाते हैं, तो वो भी यहाँ जब्ती के योग होंगे। 62 अवैध औषधियों या पदार्थों के विक्रय के आगमों का अधिग्रहण। अब जो अवैध औषधियाँ हैं, पदार्थ हैं, उनको बेचने पर जो आगम प्राप्त हो रहे हैं, तो वो जब्ती योग होंगे। 62 बताता है अधिग्रहण करने की प्रक्रिया। 63 में अधिग्रहण करने की प्रक्रिया बताई गई है, तो इसको थोड़ा अपन समझते हैं क्या है प्रक्रिया। देखिएगा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण में चाहे अभियुक्त को सिद्ध दोष या दोष मुक्त या उन्मोचित किया जाता है, न्यायालय यह विनिश्चय करेगा कि क्या इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत कोई वस्तु या चीज धारा 60, 61, 62 के अधीन अधिग्रहण के लिए दायी है, और यदि वह यह विनिश्चय करता है कि वस्तु इस प्रकार अधिग्रहण के लिए दायी है, तो वह तदनुसार अधिग्रहण का आदेश कर सकेगा। अगर उसको लग रहा है जब्ती योग, तो जब्ती का आदेश कर देगा। जहाँ इस अधिनियम के अधीन, इसको हालांकि अधिग्रहण को यहाँ पे देखिएगा आप कन्फिस्केशन बोला है, कन्फिस्केशन बोला गया है, फॉरफीजर नहीं बोला गया है। जबकि फॉरफीजर होता है, कन्फिस्केशन मतलब कब्जे में ले लेना होता है। जहाँ इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत कोई वस्तु या चीज धारा 60, 61 या धारा 62 के अधीन अधिग्रहण के लिए दायी प्रतीत होती है, किंतु वह व्यक्ति जिसने उसके संबंध में अपराध किया है ज्ञात नहीं है, पाया नहीं जा सकता, वहाँ न्यायालय ऐसे दायित्व के बारे में जांच कर सकेगा तथा तदनुसार अधिग्रहण का आदेश कर सकेगा। जांच करेगा, आदेश कर सकेगा। परंतु किसी वस्तु या चीज के अधिग्रहण का कोई आदेश अभिग्रहण की तारीख से 1 मास की समाप्ति तक या ऐसी किसी व्यक्ति की उसके प्रति किसी अधिकार का दावा करे सुनवाई के लिए ऐसे साक्ष्य यदि कोई हो बिना जो वह अपने दावे की बाबत पेश करता है, नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे 1 मास की समाप्ति तक नहीं किया जाएगा अभिग्रहण की तारीख से क्या अधिग्रहण का कोई आदेश। अभिग्रहण किया जाएगा, उसके 1 माह की तारीख तक अधिग्रहण नहीं होगा। ये परंतु छोड़ रहे हैं अपन, उतनी इंपोर्टेंट धारा नहीं, अधिग्रहण करने की प्रक्रिया, बस इतना ध्यान रखिएगा, कोई ज़्यादा खास नहीं है। अभियोजन से उन्मुक्ति देने की शक्ति। अब देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अभियोजन से मुक्ति दे सकती है किसी भी व्यक्ति को, 164 में बताया गया है। यहाँ पे बस इतना आपको ध्यान देना, कोई विशेष फैक्ट इसके अंतर्गत नहीं मिलेंगे, तो पढ़ने की जरूरत इसको भी नहीं है। 64A ऐसे व्यसनियों को अभियोजन से उन्मुक्ति जो स्वेच्छा उपचार कराते हैं। 64A कोई एडिक्ट पर्सन है जो अपना खुद का उपचार कराना चाहते हैं अपने दम पे, तो उन्हें भी यहाँ पे उन्मुक्ति दे दी जाएगी। भैया तुम स्वतंत्र हो, एक बॉन्ड भर दो हमारे पास और जाओ इलाज करो। ये पावर यहाँ पे दिया गया है सेक्शन 64A में। 65 हटा दी गई है, 66 में आ जाते हैं कुछ मामलों में दस्तावेज के बारे में अवधारणा। ये भी अपन को छोड़ देना है, क्या अवधारणा है, नहीं पढ़ना है। जानकारी आदि मांगने की शक्ति। केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसी भी जांच के अनुक्रम में अपेक्षा कर सकेगा, उपबंधों के उल्लंघन में जानकारी मांग सके। केंद्र सरकार, राज्य सरकार जानकारी मांगने का पावर रखते हैं 67 में, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अपराधों के किए जाने के बारे में इत्तला, तो यहाँ पे देखिएगा कोई भी अधिकारी इत्तला कर सकता है। इसमें लिखा है इस अधिनियम में इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश के किसी उपबंध के अधीन
इसमें निहित शक्तियों के प्रयोग में कार्य करने वाला कोई भी अधिकारी यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि ऐसे अधिकारी के अपराध के किए जाने के बारे में इत्तला उसे कम मिले। मतलब मुखबिर के बारे में जानकारी बताने की बात नहीं की जाएगी। ऐसा एविडेंस में भी अपन एक जगह पढ़ चुके हैं। ये नहीं बताया जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, ये सूचित करने की कतई ज़रूरत नहीं, वरना फिर अपराध हम रोक ही नहीं पाएंगे। कोई जो लोग बताएंगे अगर उनके बारे में शो हो जाएगा तो फिर कोई बताएगा ही नहीं अपन को कि ऐसा अपराध होने वाला है। अब देखिए 1989 में एक चैप्टर जोड़ा गया 5A जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के संपर्ण के संबंध में 68A से 68Z तक बताता है। इसमें हम मेन फैक्ट आपको बताएंगे, कैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये चैप्टर, आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। जैसे यहाँ लागू होना किन व्यक्तियों पर लागू होता है ये बताता है। 68A बताता है ये अध्याय किन व्यक्तियों पर लागू होता है, ये बताया गया है सब क्लॉज 2 में। देखिए इनमें कुछ कंडीशन हैं, इस पर OT बन सकता है, IMP लगा दीजिएगा। सब क्लॉज 2 पे IMP, ये 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट आपको याद रखना है, थोड़ा बहुत जानकारी में होना चाहिए। उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं? ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषित किया है। 10 साल या ज़्यादा के कारावास से दंडनीय दोषित है। ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के बाहर दंडिक अधिकारता वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा समरूप अपराध के लिए दोषित किया गया है, समान अपराध के लिए दोषित किया गया है। C ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी बाबत स्वापक औषधि मनापाई पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन जम्मू कश्मीर स्वापक औषधि और मनापाई पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 का जम्मू कश्मीर के अधीन निरोध आदेश किया गया है, परंतु यह तब जब ऐसी निरोध आदेश उक्त अधिनियमों के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर वापस न ले लिया गया हो। यह ऐसा निरोध आदेश सक्षम अधिकारता वाले किसी न्यायालय द्वारा अपास न कर दिया गया हो, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति CCC है जो इस अधिनियम के अधीन 10 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट प्राधिकार जारी किया गया है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अन्य देश की तत्समान विधि के अधीन कोई ऐसा ही अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया है, उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट प्राधिकार जारी किया गया है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो खंड का खा गा डबल गा में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का नातेदार है। निर्दिष्ट व्यक्ति का प्रत्येक सहयुक्त मतलब सह अपराधी, रिश्तेदार भी आएगा, नातेदार भी आएगा, सहयुक्त भी आएगा। किसी ऐसी संपत्ति का जो पहले किसी समय खंड का खा गा डबल गा में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के पास थी, कोई धारक तब तक जब तक ये था स्थिति वर्तमान धारक है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसे व्यक्ति के पश्चात और वर्तमान धारक के पूर्व ऐसी संपत्ति थी पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भावक अंतर्ती नहीं है या था। तो ये ऐसा आप समझिएगा, कुल मिला के एक चीज़ समझना है, 10 साल या उससे अधिक के लिए दंडित व्यक्ति है या ऐसे में अरेस्ट किया गया व्यक्ति है, संयुक्त व्यक्ति है, नातेदार है, ऐसे लोगों की संपत्ति जब्ती के संबंध में एक प्रावधान करता है। अपील अधिकरण धारा 68N में जो परिभाषित है वो अपील अधिकरण है। सहयुक्त B, इसको टिक कर देना। अपील अधिकरण कहाँ डिफाइन किया गया? 68B के खंड A में। सहयुक्त कहाँ डिफाइन किया गया? एसोसिएट कहाँ डिफाइन किया गया? ये भी पूछा जाता है 68B के खंड B में। किसी ऐसी व्यक्ति के संबंध में जिसकी संपत्ति इस अध्याय के अधीन संप्रेरित की जा सकती है, सहयुक्त से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति के आवासीय परिसर में जिसके अंदर उपद्रवी रह रहा था या रह चुका है, रह रहा है। कोई व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति के कामकाज का प्रबंध करता है, कर रहा है अथवा लेखा रखता है, रख रहा है आदि, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। C को भी 68B के C को भी टिक कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी कहाँ डिफाइन है? 68B के C में। केंद्रीय सरकार द्वारा कोई ऐसा प्राधिकारी जो 68D के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया है। एक यहाँ पे 68G है, इसको भी आपको टिक कर लाना है। अवैध रूप से अर्जित संपत्ति, इसको आप पढ़िएगा क्या होता है। इनमें से OT आ सकता है, ये पूछा जा सकता है। अवैध रूप से अर्जित संपत्ति, मान लीजिए एक सही जोड़ी बनाइए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो इन 3-4 डेफिनेशन को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। एक है I नंबर की डेफिनेशन है नातेदार, व्यक्ति की पति पत्नी भाई बहन नातेदार के अंतर्गत आते, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। ये सब पढ़ने लायक नहीं है, आप सब अपने मन से पढ़ लीजिएगा, इनको टिक कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। 68C बताती अवैध रूप से अर्जित संपत्ति धारण करने का प्रतिषेध, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अर्जेंट नोट याद रखिए। सक्षम प्राधिकारी
यहाँ पे सक्षम प्राधिकारी कौन है 68D के अंतर्गत यहाँ बताया गया केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा किसी सीमा शुल्क आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, आयकर आयुक्त, समतल पंक्ति के केंद्रीय सरकार के किसी अन्य अधिकारी को इस अध्याय के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करें। ये 4 अधिकारी हैं, नंबर 1 2 3 4 डाल दीजिए। सीमा शुल्क आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, आयकर आयुक्त और समतल पंक्ति का केंद्रीय सरकार का अधिकारी, ये 4 अधिकारी यहाँ सक्षम प्राधिकारी। 68E बोलती है अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान, ये भी अपन को नहीं पढ़ना है। 68F बोलती है अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का अभिग्रहण या रोक लगाया जाना, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, इम्पोर्टेंट नहीं है। 68G बोलती है इस अध्याय के अधीन अभिगृहित या संप्रत संपत्ति का प्रबंध, तो ये देखिए संयुक्त सचिव की पंक्ति से ना हो नियुक्त कर सकेगा केंद्र सरकार प्रबंध करने के लिए। इतने अधिकारी नियुक्त करेगी, यहाँ पे लिखा है, देखिए इतनी चीज़ आप अंडरलाइन कर लीजिए। केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा किसी प्रशासक के कृत्यों का पालन करने के लिए अपने उतने अधिकारियों को जो सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का ना हो नियुक्त कर सकेगी। अब कोई संपत्ति अभिगृहित की जाएगी तो उसका प्रशासक बनाया जाएगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अधिकारी को ही हम प्रशासक बनाएंगे। बस इतना आपको ध्यान देना है। 68H संपत्ति के संपहरण की सूचना, ये 30 दिन के भीतर सूचित किया जाता है। संपहरण जब्ती की सूचना दी जाती है 30 दिन के भीतर, बस इतना आपको यहाँ पर ध्यान देना है। पढ़ना चाहे पढ़े, ना पढ़ना चाहे तो छोड़ दें। कुछ दशाओं में संपत्ति का संपहरण 68I, ये भी आपको छोड़ देना है। 68J सबूत का भार, इसको थोड़ा आप ध्यान दे लीजिएगा। इस अध्याय के अधीन किन्हीं कार्रवाइयों में यह साबित करने का भार 68H के अधीन तामील की गई सूचना में निर्दिष्ट कोई संपत्ति अवैध रूप से अर्जित संपत्ति नहीं है। प्रभावित व्यक्ति, जो व्यक्ति प्रभावित है उसको ही साबित करने का वो है, मतलब जिसके ऊपर आपने दोष लगाया, जिसके पास से जब्त करने की बात की, तो उसी को बताना पड़ेगा ये उस तरह की संपत्ति नहीं है, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति नहीं है, ये उसको शो करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए। संपहरण के बदले जुर्माना, तो यहाँ पे संपहरण के बदले जुर्माना लिया जा सकेगा। इस पर OT बन सकता है कि NDPS एक्ट के अंतर्गत संपहरण के बदले कितना जुर्माना लिया जा सकता है। तो 68 बताती है, इसका खंड 1 पढ़ना है अपन को, बाकी सब पे क्रॉस लगा देना। जहाँ सक्षम प्राधिकारी यह घोषणा करता है कोई संपत्ति 68I के अधीन केंद्रीय सरकार को संप्रेरित हो गई है, केंद्रीय सरकार को संप्रेरित हो गई है, और वह ऐसा मामला है जिसमें अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के केवल किसी भाग का स्रोत ही सक्षम प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में साबित नहीं किया गया है, वहाँ वह किसी प्रभावित व्यक्ति को संपहरण के बदले में ऐसे भाग के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माने का संदाय करने का विकल्प देते हुए आदेश करेगा। तो जब्ती के बदले में जो बाजार मूल्य है उसके बराबर रकम आपको देनी पड़ेगी, बाजार मूल्य के बराबर रकम दे के संपहरण किया जा सकता है। कुछ न्यास संपत्तियों के संबंध में प्रक्रिया, ये आप छोड़ देना, ये आप नहीं पढ़ना है। कुछ अंतरणों का कृत शून्य होना, ये भी छोड़ देना आप। यहाँ पे 68N है जो, इसको अमेंड करके यहाँ पे जोड़ा गया है 2016 में, रीइंस्टीट्यूट किया गया है। अपरिभाषा कुछ बची नहीं है इसमें, सिर्फ 2 एक्टों के अंतर्गत आने वाली अधिकरण ही अधिकरण माने गए हैं। पहला है तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक संपत्ति संपहरण अधिनियम 1976, तस्कर और विदेशी मुद्रा का अधिनियम है 1976 का, की धारा 12 के उपधारा 1 के अधीन गठित अपील अधिकरण, ये भी अपील अधिकरण में आता है। तस्कर विदेशी मुद्रा अधिनियम की धारा 12 में गठित अपील अधिकरण है। धारा, दूसरा पॉइंट, धारा 68F, 68I, 68 के उपधारा 1 या 68L के अधीन किए गए आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अपील अधिकरण। तो इन धाराओं के अधीन जो इस एक्ट की धारा है, इनके अधीन कोई अपील अधिकरण बताया गया, वो भी अपील अधिकरण में आएगा। पहले परिभाषा कुछ और थी, अब वो सब हटा दी गई है, ध्यान दीजिएगा। 68O अपील के बारे में बताता है, निर्दिष्ट अधिकारी को हो सकती है अपील या सक्षम प्राधिकारी को अपील हो सकती है। यहाँ बताया गया है 45 दिन के भीतर अपील होगी, किसको, अधिकरण को अपील कर सकते 45 दिन के भीतर, परंतु 45 दिन की अवधि के पश्चात, किंतु 60 दिन के पश्चात अपील ग्रहण नहीं की जाएगी। तो मैक्सिमम 60 दिन तक अपील की जा सकती है, 45 दिन से 60 दिन तक। ये यहाँ पे देखिए, अब अपील करेंगे तो अपील में पुष्टि हो सकती है, सजा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोविजन आगे दिए गए। अब यहाँ
अपील अधिकरण कोई भी शक्तियों का प्रयोग करेगा तो अपील अधिकरण का अध्यक्ष और 3 सदस्यों वाले न्यायपीठ द्वारा किया जाएगा। ये बेंच के तौर पे कार्य करता है। अपील अधिकरण आप जानते हैं, जितने भी ट्राइब्यूनल होते हैं सब हाई कोर्ट के अधीन होते हैं, आपको पता है हाई कोर्ट अधिकरण करता है इनका। सब 4 कहती है अपीलों का शीघ्र, जहां अध्यक्ष इस धारा के अधीन अपीलों का शीघ्र निपटान किए जाने के लिए आवश्यक समझता है वहां 2 सदस्यों का न्यायपीठ गठित कर सकेगा। जल्दी निपटाना है तो कम से कम 2 सदस्य बैठेंगे आपकी अपील को सुनेंगे। अन्य चीज़ें छोड़ दीजिएगा, पढ़ने लायक नहीं है, बस कुछ आएगा तो यहीं से आएगा। हालांकि ये ध्यान देना है अपील किसको होगी, अधिकरण को कितने दिन में होगी, 45 दिन, मैक्सिमम 60 दिन के बाद नहीं होगी। 45 से 60 दिन तक आप अपील कर सकते हैं अधिकरण को, ये आप ध्यान दीजिए। इसके बाद सेक्शन 68 इस पे आ जाते हैं, पी पे आ जाते हैं। वर्णन में गलती के कारण सूचना या आदेश का अविधिमान न होना। किसी प्रकार का वर्णन में गलती है तो सूचना अविधिमान नहीं होगा। 462 के समान ही धारा बताती है अपन को। 68 को पी। 68 क्यू अधिकारिता का वर्जन। अब यहाँ पे देखिए सिविल न्यायालय को बाहर रखा गया है कि आपको यहाँ इंटरफेयर नहीं करना है। अपील अधिकरण सक्षम प्राधिकारी कार्य कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अधिकरण नहीं करना है, ना कोई व्यादेश जारी करना। सिविल न्यायालय को बाहर रखा गया है। जो अन्य धाराओं में लिखा रहता है एक्ट में वही चीज़ यहाँ लिखी है। सिविल न्यायालय कोई कार्रवाई नहीं करेगा अधिकरण के संबंध में। 68 क्यू। 68 आर में सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण के पास सिविल न्यायालय की शक्तियों का होना। देखिए ये समन कर सकते हैं, हाजिर करा सकते हैं, शपथ पर परीक्षा कर सकते हैं, दस्तावेज प्रकटीकरण पेश करने की अपेक्षा शपथ पत्र पर साक्ष्य ले सकते हैं, प्रतिलिपि अध्यपेक्षा कर सकते हैं, कमीशन निकाल सकते हैं। जो सिविल न्यायालय के पावर है पूरे सक्षम प्राधिकारी अपील अधिकरण उपयोग कर रहे हैं। 68 एस में है सक्षम प्राधिकारी को जानकारी देना। अब यहाँ सक्षम प्राधिकारी को जानकारी देने की बात, यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी के किसी अधिकारी या प्राधिकारी जानकारी देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी सक्षम प्राधिकारी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये भी उतना पढ़ने लायक है। 68 टी कतिपय अधिकारियों का प्रशासक या सक्षम प्राधिकारी या अपील अधिकरण को सहायता करना। अभी देखिए यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, इस पे ओटी बनता है, आईएमपी लगा देना कि कौन कौन सहायता करेंगे। तो 3 लोगों के नाम दे दिएगा, एक गलत दे दिया जाएगा, तो इनके नाम देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन प्रशासक सक्षम प्राधिकारी अपील अधिकरण को सहायता करेंगे। स्वापक नियंत्रक ब्यूरो के अधिकारी, एनसीबी के अधिकारी, सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारी, आयकर विभाग के अधिकारी, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 के अधीन नियुक्त प्रवर्तन के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, स्वापक विभाग के अधिकारी, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो को अधिकारी, मतलब सीआईबी बोलते हैं जिसको, सीबीआई बोलते हैं, राजस्व आसूचना निर्देशालय के अधिकारी, केंद्रीय या राज्य सरकार के वैश्विक विनिर्देश हो। 68 यू कब्जे में लेने की शक्ति। ये देखिए सक्षम प्राधिकारी 30 दिन के भीतर कब्जे में ले सकता है किसी संपत्ति को, बस ये बताया गया इसमें 68 यू में। अगला है 68 भी भूलों की परिशुद्धि। अब देखिए यहाँ पे भूल होती है, सक्षम प्राधिकारी या अपील अधिकरण 1 वर्ष के भीतर संशोधित कर सकता है भूलों को, ये बताया गया 68 भी में। 68 भी में बताया गया है कि सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण 1 वर्ष के भीतर किन्हीं भी भूलों को, अभिलेख में की गई भूलों को शुद्ध कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। 68 डब्ल्यू अन्य विधियों के अधीन निकाले गए निष्कर्षों का इस अध्याय के अधीन कार्रवाइयों के लिए निश्चायक न होना। मतलब यहाँ पे कंक्लूसिव नहीं होगी, अन्य विधियों के अधीन निकाले गए निष्कर्ष वो नहीं माने जाएंगे, इसमें अलग ही अपन चलेंगे, ये आप ध्यान दीजिए। सूचनाओं आदेशों की तामील छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे 68 बाई है, इस पे आईएमपी लगा दीजिएगा। उस संपत्ति का जिसके बारे में इस अध्याय के अधीन कार्रवाइयाँ की गई हैं अर्जित करने के लिए दंड। आप क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं वो प्रॉपर्टी जो इस कार्रवाई की गई है। ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भी रीति से ऐसी कोई संपत्ति जिसके बारे में इस अध्याय के अधीन दंडनीय कार्रवाइयाँ लंबित हैं जानबूझकर अर्जित की है, कारावास से 5 वर्ष तक या जुर्माने से 50,000 रुपये तक दंड। तो अपराध से संबंधित एनडीपीएस अपराध से संबंधित संपत्ति को नहीं खरीदना है। आप खरीदेंगे तो 5 वर्ष का कारावास हो जाएगा और 50,000 रुपये जुर्माना लग जाएगा। 68 जेड है कतिपय मामलों में संपत्ति की निर्मुक्ति। अब जब कोई अपराध सिद्ध ही नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, निर्मुक्त कर देंगे, जाओ ले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे
इसके बाद चैप्टर 6 बचता है। चैप्टर 6 में कुछ नहीं है, नॉर्मल धाराएं हैं, तो उसको अपन को थोड़ा एक जनरली पढ़ लेना है। देखिए, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई से संरक्षण, कोई बाद अभियोजन या कार्रवाई किसके विरोध नहीं होगी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त व्यक्ति, 4 लोगों के विरुद्ध कोई सद्भावना में कार्रवाई नहीं होगी। 70, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नियम बनाते समय अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों का ध्यान रखा जाना। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट ही हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कुछ कन्वेंशन हैं जिन पे अपन को नंबर डाल देना है। तीसरी लाइन में देखिए, पहला है स्वापक औषधि एकल कन्वेंशन 1961, नंबर 1 डालिए, अंडरलाइन कीजिए। नंबर 2 डालिए, उक्त कन्वेंशन का संशोधन करने वाले 1972 के प्रोटोकॉल 1972 2 डालिए। नंबर 3 डालिए, मना प्रभावी पदार्थ कन्वेंशन 1971 के उपबंधों का जिसका भारत एक पक्षकार है, 1971 कन्वेंशन। चौथा डालिए, स्वापक औषधि मना प्रभावी पदार्थ से संबंधित किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों के उपबंधों का। ये 4 प्रकार के कन्वेंशन जिसको अपन को ध्यान में देना है। कोई भी आप नियम बनाते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। 70, 71 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। 71 इंटरव्यू में पूछी गई 1-2 लोगों से कि व्यसनियों का पहचान, उपचार आदि के लिए तथा स्वापक औषधि और मनाप्रभावी पदार्थों के प्रदाय के लिए केंद्र स्थापित करने की सरकार की शक्ति। अब सरकार यहाँ पे स्थापित करती है जहाँ पे इनको रिहैब किया जाए एडिक्ट पर्सन को, तो केंद्र स्थापित करने की सरकार की शक्ति कौन सी धारा बताती है? 71 बताती। पढ़ने की जरूरत नहीं, आप खुद पढ़िएगा। 72, सरकार को शोध राशियों की वसूली। अब ये कैसे वसूलेंगे? तो इसमें सबसे लास्ट की लाइन लिखी हुई है दोनों खंड 1 में, खंड 2 में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को शोध राशियाँ कैसे वसूलेगी। तो यहाँ पर अंडरलाइन गोला कर लीजिए, मानो वह भू राजस्व की बकाया हो। क्लॉज 1 में गोला कर लीजिए, क्लॉज 2 में भी सबसे लास्ट लाइन गोला कर लीजिए, मानो वह भू राजस्व की बकाया हो। भू राजस्व की बकाया के तौर पर जिनकी शोध राशियाँ वसूल सकेगी कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अधिकारता का वर्जन। देखिए, सिविल न्यायालय को अधिकारता नहीं दिया गया है, यह अधिकार ग्रहण नहीं करेगी, बाद कार्रवाई ग्रहण नहीं करेगी, ये आप ध्यान दीजिएगा। कोई भी अफीम के संबंध में बाद कार्रवाई सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगी, कोई अधिकारता नहीं है। 74, संक्रमणकालीन उपबंध छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्रॉस लगा देना। 74, एक केंद्र सरकार की निर्देश देने की शक्ति। अब केंद्र सरकार किसको निर्देश देती है? राज्य सरकार को निर्देश देती है, तो ये यहाँ पे 74 में बताया गया। इस पर IMP लगा दीजिएगा, पूछा जाता है केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश NDPS की किस धारा के अंतर्गत देती है? 74A 74A में। प्रत्यायोजन की शक्ति। अब देखिए, केंद्र सरकार क्या करती है? कुछ शक्तियां हैं जो केंद्र सरकार की शक्तियां हैं, नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर बोर्ड को दे सकती है। अन्य प्राधिकारी स्वापक आयुक्त को प्रत्यायोजित कर सकती है, इसमें अंडरलाइन कर लेना। बोर्ड, अन्य प्राधिकारी, स्वापायुक्त, नंबर 1, 2, 3 डाल दीजिएगा। नारकोटिक्स कमिश्नर, इनको अपने पावर देती है केंद्र सरकार, सिर्फ नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर सारे पावर देती है। इसी तरह सबको 2 कहती है राज्य सरकार, उस सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी अधिकारी को प्रत्यायोजित करती है, नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर अन्य पावर प्राधिकृत कर देती है। तो शक्तियाँ देने का पावर है, अपने पावर किसको? अन्य अधिकारियों को। आगे बढ़ते हैं। नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति 76 बताती है कि नियम केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। 76 में कौन कौन से नियम है ये आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। सब बताया केंद्र सरकार नियम कौन सी धारा बनाती है? 76 में। अब नियम बना दिए गए हैं, अधिसूचनाएं जारी कर दी गई, तो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 30 दिन के अंतर्गत रखी जाएंगी, ये 77 बताती है। 78 बताती है नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार नियम बनाएगी, यहाँ भी ये लिस्टेड किए गए नियम नहीं पूछे जाएंगे कौन से, बस इतना पूछा गया। राज्य सरकार कहाँ? केंद्र सरकार 76 में और राज्य सरकार 78 में। मैंने आपको पहले कहा था दोष मुक्ति दोष सिद्धि का जैसे पढ़ते वैसे यहाँ पढ़िएगा। 79 कहती है सीमा शुल्क अधिनियम 1962 का लागू होना है। इस एक्ट पर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 लागू होता है, बस इतना ध्यान देना है, पर इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें आप पढ़ना चाहे पढ़ लें, बस आएगा तो मार्जिनल नोट पे ही क्वेश्चन आएगा। औषधि 80 कहती है औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के लागू होने का वर्जित ना होना, मतलब 1940 औषधि प्रसाधन अधिनियम भी लागू होता है इस पर NDPS पे। ये क्या लागू होने का वर्जित ना होना, मतलब वर्जित नहीं है तो लागू है। तो औषधि प्रसाधन अधिनियम 80 में लागू होता है, सीमा शुल्क अधिनियम 1979 में लागू होता है। मैंने आपको बताया था पहले भी, ध्यान दीजिए।
राज्य और विशेष विधियों की व्यावृत्ति 81, यहाँ पे अन्य विधियों को संरक्षित किया गया है, राज्य के अधीन आने वाली विधियों को संरक्षित करता है। 81 इम्पोर्टेंट नहीं है, क्रॉस लगा दें आप। 82 इम्पोर्टेंट है, निरसन और व्यावृत्ति। इस अधिनियम के अंतर्गत 3 अधिनियम निरसित किए गए हैं। अफीम अधिनियम 1857, अफीम अधिनियम 1878, अनिष्ट कर मादक द्रव्य अधिनियम 1930, ये 3 अधिनियम निरसित किए गए। कठिनाइयाँ दूर कर सकती है केंद्र सरकार, अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष की समाप्ति के भीतर कठिनाइयाँ दूर कर सकती है, ये ध्यान दीजिएगा। अधिनियम जिस दिन से लागू उस दिन से 3 वर्ष। तो ये अपना यहाँ पे हो गया, थोड़ा शेड्यूल आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ओटी लगाइए। देखो बार बार पढ़ेंगे, मैंने कहीं पढ़ा था बहुत छोटे में कि प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाती है, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनता है। तो ऐसा आप पढ़िए बिल्कुल जल्दी से और इनके ओटी लगाइए, तो इसका बेनिफिट